अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज हम बात करेंगे जो बजट आने वाला है। पाकिस्तान की मईशत को हम देखते हैं तो इसमें आपको गैप्स ही नज़र आते हैं अदाद व शुमार में। जो बात करें करंट अकाउंट की बात करें, ट्रेड डेफिसिट की बात करें, गैप बहुत हैं। और यही गैप हैं अशराफिया, अरबाब इख्तियार और आम आदमी में। और ये गैप वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है और ये इसको कोई कम करने को तैयार नहीं है, ना किसी ने इसकी कोशिश की। जब भी पेट्रोल के जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, उसके अलावा बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और टैक्स निज़ाम का सही इतलाक़ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तानी मईशत के बारे में बात तो सब करते हैं, लेकिन इसको दुरुस्त किस तरह किया जाएगा इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। किस तरह इसको जो है अपने ऑर्डर में लाया जाएगा। जब भी बात होती है, जो भी अरबाब इख्तियार आते हैं वो अपनी बका IMF के प्रोग्राम में तलाश करते हैं। वो कभी भी पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। वो कभी भी इकॉनमी के लिए कोई ऐसे इक़दाम नहीं करते जो उनके अपने सेल्फ रिलायंट इक़दाम हों। वो हमेशा इस तरह की बात होती है कि कभी कर्ज़ा ले लो, कभी दोस्त ममालिक के पास चले जाओ, कभी ग्रांट ले लो, और यही हमारे जो मुल्क है उसकी बिगाड़ की वजह है। और इसी वजह से पाकिस्तान की मईशत भी, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो स्ट्रगल सिचुएशन में हैं। और इसी को अगर हम देखते हैं तो आम आदमी जो है वो बिल्कुल इस चक्की में पिस रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये गैप जो है बढ़ता जा रहा है। अशराफिया और अरबाब इख्तियार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लोग आम पाकिस्तानी जो मसाइल में घिरे हुए हैं कि मसाइल को कैसे हल किया जाए। जो हुकूमत वक्त है इस वक्त, वो सिर्फ अपनी सर्वाइवल की कोशिश कर रही है। उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो किस तरह रेवेन्यू जनरेट करें, किस तरह आमदनी में इजाफ़ा करें। अगर देखा जाए पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को, अगर इस पर सही तरह काम किया जाए तो पाकिस्तान के ख़जाने भी भर जा सकते हैं, पाकिस्तान में लोगों के लिए मराद भी दी जा सकती हैं और इससे आम आदमी भी जो है फैसिलिटेट हो सकता है। लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आपको सही डायरेक्शन में जाना है। आपने क्या काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपनी वजह से काम करना है और अपने माशरे के लिए काम करना है। आप किसी के कहने पे, किसी डोनर एजेंसी के कहने पे बहुत सारे इक़दाम करते हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट जो हैं वो नहीं आते। ना एक आपकी इकॉनमी सस्टेनेबल होती है, ना आपके मसाइल हल होते हैं। जब भी आप देखें, हम बात कर रहे होते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, ये सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन बढ़ाई कैसे जाएँ ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। सब बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, ये कलेक्ट कैसे जाए हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। सब बात करते हैं टैक्स फाइलर बढ़ने चाहिए, कैसे बढ़ने चाहिए ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। तो अगर इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर सकते हुकूमत, तो जो है हम जो बात करते हैं कि विदाउट टैक्सेशन नो रिप्रेजेंटेशन जो हम बात करते हैं वो बड़ी अहम हो जाती है। इसलिए कि जब तक रेवेन्यू नहीं होगा, जब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक गरीब की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, जब तक महंगाई कम नहीं हो सकती। तो ये जब हम अगर IMF के पास रहें या किसी भी डोनर एजेंसी के साथ रहें तो हमारे मसाइल जो हैं ये बढ़ते ही रहेंगे। और यही हुआ है पिछले कई दहाइयों से कि मसाइल बढ़ रहे हैं, मसाइल कम नहीं हो रहे। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमान से बात करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो बजट आने वाला है आवाम के लिए कितना तकलीफ़ दे होगा, आवाम पे क्या महंगाई का बोझ पड़ेगा, आवाम के लिए रोज़गार की सहूलतें मैसर हो सकेंगी, क्या जो आवाम पहले ही पिसे हुए हैं वो और इस बजट की वजह से फंस जाएंगे, जो माशी सूरत हाल है वो और ख़राब हो जाएगी। तो देखना यह है कि बजट जो मौजूदा हुकूमत है वो कैसे लेके आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उनसे बात करते हैं। उनकी बड़ी गहरी नज़र है मईशत पे भी और वो बजट के हवाले से भी बात करेंगे हमसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी सालों से आप जो हैं बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं मईशत को भी, जब भी ये बजट्स आते हैं और आप देखते हैं जब हुकूमत वक्त जो भी हुकूमत होती है वो उसकी यही बयानिया होता है कि जी ये जो है इस दफ़ा जो है बस हम जो है वो इस मसाइल से निकल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, वो हमेशा IMF के साथ ही जाके बैठ जाते हैं, चाहे डिफ़िकल्ट एग्रीमेंट साइन करें, चाहे ईजी एग्रीमेंट साइन करें, वो अपने जो हाउस को इन ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है।
इसलिए की वजह यह है कि हमारी जो मईशत है वो अशराफिया की मईशत है, जी। और हम टैक्सों की वसूली जीडीपी के तनासुब से बढ़ाना नहीं चाहते, हम अपनी बचतें नहीं बढ़ाना चाहते, मुल्क की सरमायाकारी नहीं बढ़ाना चाहते। तो आखिरी रास्ता ये रह जाता है कि आईएमएफ के पास चले जाएं और जितना अवाम के ऊपर जुल्म करना है वो आईएमएफ के खाते में डाल के निकल जाएं। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब आपने इतना अहम नुक्ता उठा ही दिया है तो कानून ये भी बना दें कि आइंदा आईएमएफ के पास जाने से पहले चारों सूबों की और वफाक की पार्लियामेंट की इजाजत लें, वरना नहीं जा सकते। एक तो ये बात होगी, मगर जो नुक्ता आपने उठाया है बड़ा अहम इसलिए है कि ये जो हुकूमत है असल में ये अब इनकी प्लानिंग है कि 2 बजट पेश करेंगे, एक 2023 का और एक 2024 का भी ये पेश करना चाह रहे हैं जो इनका इलेक्शन बजट होगा। अच्छा। तो वो बिल्कुल वाज़ेह है ये बात। तो अब बाकी फैसले तो अल्लाह ताला ने करने हैं। तो ये जो 2023 का बजट अब आ रहा है 10 जून को, ये इलेक्शन बजट नहीं है। ये जो इलेक्शन बजट होगा ये पेश करेंगे जून 2023 में 2024 के लिए, उसके बाद रुख्सत हो जाएंगे, वो आ जाएंगे केयर टेकर्स। तो ये जो बजट है ये आईएमएफ की शराइत के मुताबिक है, और इसलिए भी कि इनका कहना है जो सही कि इनको जो मईशत मिली थी तबाह हाल बर्बाद बहुत बुरी हालत में थी, और उसके बाद जिस तरीके से 28 फरवरी 2022 को मुआहिदा तोड़ा गया, उसके बाद से रिजर्व्स भी आपके गिर गए, उसके बाद रुपए की कदर भी गिर गई, तो कोई रास्ता नहीं था कि आईएमएफ के पास जाएं और उनकी शराइत माने। कुछ कंसेशन मिल सकते थे, मगर उन्होंने प्रीफर ये किया कि कंसेशन लेने के बजाय पेट्रोल पर ज्यादा एम्फेसिस करें कि जनाब आप हमें जो है वो जो $6 अरब का कर्जा है उसको बढ़ा के $8 अरब कर दें, और जो सितंबर 2022 में प्रोग्राम खत्म हो रहा था उसको आप ले जाएं जून 2023 तक। तो उससे उसकी वजह ये हुई कि इस पर उनका जोर रहा, ये नहीं था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर फिलहाल हमें कंसेशन दें कि हम इसको किस्तों में कर सकें। तो जब आपने ये शर्त मनवा ली उनसे तकरीबन कि हमारा कर्जे की हजम बढ़ेगी, तो फिर उनकी शराइत पर आप बहस नहीं कर रहे। वो जो शराइत होंगी उनके नतीजे में अगले माली साल में मईशत की शरह-ए-नमू सुस्त होगी, अब ये कोई 4.5% पे चली जाएगी। सर इनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। देखें, अगर आप देखें अगर हम एट अ ग्लांस पिक्चर अपने देखें, फ्लैशबैक करें, तो जो भी हुकूमत आ रही होती है वो पिछली हुकूमत को यही कहे, उसका बयान यही होता है कि उसने तबाह हाल छोड़ा इसलिए हम आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई आदमी भी इस हाउस को इन ऑर्डर करने को तैयार ही नहीं है। अब आपने जो नुक्ता उठाया है इसलिए सही है कि 1993 के बाद से ये 7वीं हुकूमत है जो यही ड्रामा रचा रही है कि हमें तबाहाल मईशत मिली और हम इसको ठीक करके जाएंगे, और उसकी आड़ में आवाम से कुर्बानी मांग ली। जो आप नुक्ता उठाएं ये 200% सही है, लेकिन अगर उसको ठीक करने जाने के लिए जो चीजें चाहिए हैं वो तो ना उनकी पार्टी तैयार है, ना उनके मेंबर पार्लियामेंट तैयार हैं, ना सूबाई असम्बलियां तैयार हैं, ना शायद कोई और तैयार है, अशराफिया तैयार है। तो वो खेल ही बंद के रह जाता है। तो नतीजा यही होता है कि हमारी शरह-ए-नमू सुस्त रहती है, अफरात-ए-ज़र जो है हमारा ज्यादा रहता है, तालीम और सेहत का बजट हमारा कम होता है, तरक्याती अखराजात हमारे कम होते हैं, एक्सपोर्ट हमारी कम रहती है, तिजारती खसारा बढ़ता है, जारी हिसाबात का खसारा बढ़ता है, कर्जे बढ़ते हैं, और ये नारा लगता है कि जी ये तो पिछली तबाही ठीक हुई है, अब हम आइंदा आके उसको ठीक कर देंगे। तो ये इतनी खतरनाक चीज है कि मैं समझता हूँ इससे मेरे मुल्क की सलामती खतरे में है। जो आपका पॉइंट है, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ सलामती, वो ये है कि इस साल का जो अगले साल का एक टारगेट रखने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से आप सूबों का हिस्सा निकाल दें 7th NFC अवार्ड के तहत जो कानूनन देना है, उसके बाद से जो रकम बचती है उससे आप कर्जों पे सूद अदा कर दें। जो पैसा बचता है उससे तो दफाई अखराजात आपके पूरे नहीं होते। इसका मतलब ये है कि हम टैक्स चोरों को तो मराद देते हैं और दफा के लिए आप कर्जे लेना चाहते हैं। तो कौमी सलामती कमेटी भी जरा बैठ के ये बात करे कि क्या कर्जों की रकम से दिफा करेंगे आप, और क्या उससे सलामती को यकीनी बनाया जा सकता है। यानी मईशत तबाह हो रही है। अच्छा सर, आप भी समझते हैं इस बात को, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप अपने अखराजात कम करते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। जो भी हुकूमत होती है पैसे तो लोन पे ले लेते हैं, वो IMF से प्रोग्राम ले लेते हैं, लेकिन उनके अखराजात कम नहीं होकर दे रहे हो। तो ये जो है अवाम के साथ क्यों ये इतना बड़ा जो जुल्म करते हैं, ये उसकी बुनियादी वजह ये है, नंबर 1 कि ये अशराफिया की मईशत है, नंबर 2 कि ये जो गैर पैदावारी अखराजात में ये कमी करने के लिए तैयार नहीं है, जो बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, ये गबन है, इख्तियारात से अपने अमानत में खयानत है। लेकिन जब कौम ने ये फैसला कर ही लिया है कि रात को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है वो बैठ के सियासतदानों की एनालिसिस करते हैं कि उसने ये तकरीर कर दी, उसने ये तकरीर कर दी।
अदालतों में भी रिमार्क्स आते रहते हैं। कभी ये भी तो बात कर लें कि भाई ये छोड़ें तकरीरों को, आप ये बात करें कि ये बजट है आपका है, क्या इसमें इतने गैर तरक्याती अखराजात हैं? क्या आप तालीम और सेहत और तरह उसमें 3000 अरब रुपए सालाना कम मुख्तस नहीं कर रहे? क्या आप 23 मिलियन बच्चों को स्कूल में भेजने से रोक नहीं रहे हैं? क्या आप मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाकर आवाम में बददिली, मायूसी और जमहूरियत से दूर करके सलामती के लिए खतरात कर रहे हैं? क्योंकि आप जो बात करते रहे हैं वो तो ये कि अब तो माशी तरक्की की बात हो रही है, शरह नमू की तो हो ही नहीं रही। हम तो हमारी तो शरह नमू जो है वो 1980 से अब तक बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका से कम है। लेकिन ड्रामा क्या है कि पाकिस्तान में जो अशराफी है वो खेल क्या करता है। देखिए 2003 से अगर आप देखें, मैंने बड़ा अहम बात आपको बता रहा हूँ, खैर आपकी रिसर्च तो खुद इसमें ज्यादा है, मैं क्या बताऊंगा आपको। 2003 के बाद से हर 5 साल के बाद हमारी टैक्सों की आमदनी दुगनी हो जाती है, एफडीआर की लाजमन दुगनी होती है। लेकिन उसकी वजह है अफरात ज़र। तो आप जब जीएसटी लेते हैं तो वो हर चीज पे ज्यादा लेते हैं। तो 2003 में जब ये ताकतवर तबके ये कहते हैं कि 2003 में आपने 460 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया था और 2018 में किया आपने 3840 अरब रुपया, तो वो कहते हैं आप हमसे क्या चाहते हैं? भाई हम आपसे कुछ नहीं चाहते, ये तो टैक्स जीडीपी का तनासब तो गिर गया। इसलिए कि आपका जीएसटी वो आपने अफरात-ए-ज़र से जीएसटी भी ज्यादा लिया, पेट्रोलियम लेवी भी लिया आपने और टैक्सों के दर भी बढ़ाए। लेकिन जिस साल की अब आप बात कर रहे हैं, अगले माली साल की, ये पाकिस्तान में ये 20 सालों में पहली दफा होगा कि हमारा जो दुगने नहीं होंगे, 3840 था जो अभी तक दुगने होते आए थे 2003 से, अब ये नहीं होंगे, वो बनता है 7680 अरब रुपया। वो दुगने इसलिए नहीं होंगे कि इनके दौर में तो टैक्स की वसूली बहुत ही कम रही, एमनेस्टी भी आ गई और ये और इम्पोर्ट से बेतहाशा कमा लिया जो कि गैर जरूरी इम्पोर्ट्स की। और फिर कौम से ये कहते हैं कि जनाब हम तो आपको सब्सिडी कब तक दें, खुदा के गजब से डरे, आप सब्सिडी दे ही नहीं रहे हैं पेट्रोल पर। बिल्कुल गलत बात है। इसलिए आप देखिए कि आपने मई में अगर आप चले जाएं 2021 में तो 152 रुपए का डॉलर था। तो जो आप इंपोर्ट करते हैं 75 अरब डॉलर की, उस पर आप जो कन्वर्ट करते थे 152 रुपए करते थे, अब आप उसको 200 पे कर रहे हैं। तो उसकी मालियत बढ़ गई, तो आपका तो कस्टम ड्यूटी तो आपकी बढ़ गई और पेट्रोल के अलावा जीएसटी भी बढ़ गया। वो जो आपने कमाया है, आपने भी, हुकूमत ने भी, ताकतवर तबकों ने भी 65 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट। सर ये तो देखिए ना, ये तो आई वॉश है कि मतलब इस तरह के नंबर्स के, लेकिन जो नंबर जिसकी वजह से जो आम आदमी भी समझने लगा है, अब 22 करोड़ की आवाम है और फाइलर जो है ना बढ़ के नहीं दे रहे, टैक्स में रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये जो सूरत हाल है इसको तो हुकूमत किसी तरह जस्टिफाई कर ही नहीं पा रही। नहीं, जस्टिफिकेशन आपके अलावा कौन मांग रहा है, जरा ये तो बता देना मुझे। अभी देखिए जो मुतालबे कर रहे हैं, मैंने जो आपको नुक्ता बताया कि ये कौन सी सब्सिडी आप दे रहे हैं, वो जो आपने लोगों से आमदनी की है वो कर रहे हैं। तो जब आप मईशत को दस्तावेजी बनाना नहीं चाहते, जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) रखना चाहते हैं, आप कहते रहिए 2.5 करोड़ टैक्स जो है वो फाइलर्स क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि वो लेना नहीं चाहते उसको, वो तो खिलवाड़ हो रहा है मईशत के साथ, अशराफिया को नवाजा जा रहा है और अवाम भी अभी नहीं समझे हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कल से मुतालबा ये हो रहा है कि पेट्रोल के नर्ख वापस लिए जाए। मुझे कोई बताए वापस ले लें तो 2 महीने बाद महंगाई बढ़ेगी बजट खसारे से। ये कहे कि टैक्सों की चोरी आप रोकें, ये जो वो लेके उस पैसे से आप IMF की शर्त पूरी करें, और जो है वो करने के बजाय कहते हैं वापस ले लें। तो आवाम को भी अभी तक हम ये बताने में शायद नाकाम रहे हैं आवाम के, जी ये जो जुल्म आपके साथ हो रहा है, सब्सिडी नहीं दी जा रही है। ये पेट्रोलियम लेवी का जो इस साल का जो करंट ईयर है, आपको बताऊं 610 अरब रुपए का हदफ रखा गया था पेट्रोलियम लेवी के भत्ते का, जबकि 2018 में 180 अरब का था। तो ये तो इतना बढ़ गया, तो क्या इनकम टैक्स इनकम जो आपका है टैक्स वो भी इतना बढ़ा? तो आप भत्ता बढ़ा रहे हैं। तो आवाम को ये बताएं कि उन्होंने भत्ता लिया है, इंपोर्ट्स में खूब कमाई की है, उसमें से थोड़ा बहुत कमी कर रहे हैं, जिसको ये सब्सिडी कह रहे हैं। कोई सब्सिडी नहीं है, आवाम कुछ ले जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं अब हुकूमत वक्त तो अगर 3 जो अहम इकदाम हैं जो करने चाहिए जिससे कुछ बेहतरी आ सकती है मईशत में, वो क्या हो सकते हैं? देखिए मोहतरम, बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पर ये इन सब के जो है वो मंशूर में भी शामिल है, PTI और मुस्लिम लीग नून, जो आपका सबसे ज्यादा एक मुकर्ररा हद से जायद हर किस्म की आमदनी पर टैक्स, GST को 7.5% 17 के बजाय, पेट्रोलियम भत्ता 0, नंबर 2 हर किस्म की टैक्स एमनेस्टी पर पाबंदी, तीसरा प्रॉपर्टी मालियत को आप मार्केट के नरखों पर ले आए, कई हजार अरब रुपए का काला धन वहां पड़ा हुआ है, 111(4) को आप मनसूख कर दें। और इस तरीके से जो आप अगर इस तरह से जो पैदावारी लागत बढ़ रहे हैं, तो अगर हुकूमत को ये बताऊं मैं कि इस पिछली हुकूमत के दौर में 134 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ, उसको 100 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आपने अरेंज की 111(4) का तहत,
और आपने कहा जी मेरा करंट अकाउंट 34 अरब है डॉलर है, ये नहीं है, असल 134 अरब आपका ट्रेड डेफिसिट है। सही है। जब तक आपकी टैक्सों की पॉलिसी नहीं बदलेगी ये ट्रेड डेफिसिट कम नहीं होगा, क्योंकि बरामदात आपकी बढ़ नहीं रही हैं। अच्छा ये डॉक्टर जो आपका नुकसान बिल्कुल है, सही है आपके पॉइंट। ये जो हम एक्सपोर्ट अभी तक अपनी नहीं उठा पा रहे हैं, अगर हम पड़ोसी ममालिक को देखें तो उनकी एक्सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान एक्सपोर्ट को इस तरह बढ़ा नहीं सका है। इसकी आप क्या समझते हैं, बुनियादी क्या खराबी है और कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है? देखिए पहली तो ये कि जब आपको प्रॉपर्टी में, दूसरी चीज़ों में, प्रॉपर्टी इंपोर्ट्स में, लग्जरी इंपोर्ट्स में, गाड़ियों में मुनाफा है, तो उस तरफ झगड़े में जब पड़ने की जरूरत ही क्या है, इसी तरफ कमा लें। दूसरी कि जब आपने सनतों की पैदावारी लागत बढ़ा दी, बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, तो आप compete नहीं कर सकते। आप तो बांग्लादेश से compete नहीं कर सकते, भारत और चीन से तो क्या करेंगे। तो आप तो compete ही नहीं कर सकते। फिर आईटी सेक्टर से बढ़नी है, इंजीनियरिंग सेक्टर से बढ़नी है। भारत तो आईटी सेक्टर में शायद 150 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपने तो अभी टेक्सटाइल से आगे नहीं चले, और टेक्सटाइल को आप सहूलियात दे रहे हैं। बड़ा अहम सेक्टर है, उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, लेकिन कभी टैक्स भी तो देना, बरामदत को टैक्स नहीं दे रहे। तो आप टैक्स बढ़ाने में दिलचस्पी लेने के बजाय, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है इमरान खान साहब के दौर में, और खित्ते में पहली दफा है, पाकिस्तान में पहली दफा है कि हमारी बरामदात कम, रेमिटेंसेस ज्यादा। अरे वाह, ऐसा कहीं होता है भला? तो ये तो आपका फोकस ही गलत है। बरामदात 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 पाकिस्तान की सलामती की जमानत। हम लोग रेमिटेंस करते रहते हैं, जो कारकुनों की नहीं है, वो तो 111(4) के तहत आ रहे हैं कारकुन। जो अगर ये 100 अरब डॉलर आए हैं तो कारकुनों की 30 अरब डॉलर हैं, जिनको सलूट करें आप। बाकी तो दूसरों की है जो वापस चली जाती हैं। तो आपका एम्फेसिस गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बरामदात को अव्वलियत दें और टैक्सों के मुनसफाना निज़ाम को अव्वलियत दें, आप आईटी सेक्टर को अव्वलियत दें, आप इंजीनियरिंग को अव्वलियत दें, और टेक्सटाइल बिल्कुल ज़रूरत है, उसको रखें तो आप कर जाएंगे। अगर नहीं करते तो फिर इसी तरह रोना गाता चलता रहेगा, आप जो है आवाम को बताते रहेंगे और उसके बाद बात खत्म। लेकिन ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये भी तो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। इसके दो नुकात हैं। पहले तो आपने देखा कि मूडीज ने हमारी वो गिरा दी है, जी हाँ। और उन्होंने उसकी वजह ये भी बताई कि ये पेपर अनसर्टेनिटी है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आवाम से भी कि ये जो पॉलिटिक्स में हंगामा आराई हो रही है, मुतालबात किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ये है ना कि जी उसको हटाओ मुझे लगा दो। मेरा उनसे ये पूछो कि भाई आप ये बताइए कि आपने पेट्रोल नर्स कम करने के लिए क्या फार्मूला आपके पास है, गुर्बत के लिए क्या फार्मूला है, तालीम के लिए क्या है, उसके बजाय उसको गिराओ, उसको हटाओ। तो मुझे आवाम को तकलीफ क्या है, उनसे पूछो कि आपके लिए क्या है उसके मुतालबे में। तो आवाम ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया, उनमें बेदारी पैदा करने की जरूरत है कि ये हंगामा आराई से मईशत तबाह हो रही है, जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, मुल्क की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, सरमाए का फरार हो रहा है, पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग गिर गई, और इनके मुतालबात में अवाम और पाकिस्तान की मईशत शामिल ही नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सिद्दीकी साहब, और बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे हुकूमत को ये बताना पड़ेगा कि उसका क्या प्लान है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अवाम को भी पूछना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया है, क्या ऐसे इकदाम लेके आएंगे, किस तरह वो जो है इस इकॉनमी को बेहतर करेंगे। तो अवाम का भी अपना किरदार है जो उसको अदा करना है। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने मेहमान से बात करते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अवाम को भी अब बात करनी पड़ेगी, अवाम को भी पूछना पड़ेगा लोगों से जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुकूमत वक्त हैं, कि वो क्या ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी लेके आ रहे हैं, किस तरह के इंसेंटिव वो दे रहे हैं ताकि इकॉनमी कैसे बेहतर हो। और ये बात अवाम नहीं करेगी तो ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने, साबका सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। हम बात कर रहे हैं जो बजट आने वाला है और इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उस पर आपका क्या टेक है ज़ुबैर साहब? देखिए, बजट तो बहुत सारा बजट जो हमारे को जो रुलाने के लिए था वो तो आ ही गया जी। आपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए, फिर इसके बाद पावर के रेट भी बढ़ा दिए, पेट्रोल भी 60 रुपए बढ़ा दिया है, और आपका गैस भी रह गया था वो कल रात को, वो भी बढ़ा दिया 45%। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो दिस इज वेरी अलार्मिंग। और मैं तो इसको ऐसा कहता हूँ कि यार ये तो पाकिस्तान जब टेक ऑफ की स्टेज पे होता है, हमने 26% एक्सपोर्ट पिछले साल से ज्यादा किया, कोई दुनिया में ऐसे लोग बैठे हैं जो ये देख नहीं सकते। तो उन्होंने उसको रोकने के लिए यही काम किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना संगीन प्रॉब्लम है, इससे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चल नहीं पाएंगे, और जो है ना ये बहुत ज्यादा जो है ना ले ऑफ्स भी होंगे, बेरोजगारी भी होगी, और इंडस्ट्रियां भी बंद होंगी।
फिर ये गैस भी रखें और बिजली भी रखें अपने पास। तो ये जो सिनेरियो लेके आ रहे हैं ना, ये कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं है। आपने जब इसको अगर लेना है और अगर आपने IMF से डॉलर लेने हैं तो अपने डॉलर कम करके उससे लेने हैं। अगर आपका ये जो 30-32 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है वो कहाँ जाएगा? अगर उसके अंदर से 4 बिलियन कम हो जाते हैं तो आप कितने ले लेंगे IMF से? टोटल तो 6 बिलियन की पैकेज है, इसमें से 3 आप ले चुके हैं, तो 3 बाकी है, वो भी अगले 3 दफा में मिलेंगे। सुबैर भाई, इनको अदराक ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं और क्या इसके इम्पैक्ट होंगे। मेरे ख्याल में इनको इस बात का शायद नहीं, देखिए इदराक तो हो नहीं सकता ना, इदराक तो मैं रख नहीं सकता। मैं मजबूर आदमी हूँ। देखिए जो अभी गवर्नमेंट की पोजीशन है वो ये है कि उनके पास पैसे नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंतहाई खराब हालात है। आपने जो है ना जो आपने उधार लिया हुआ है 92 बिलियन, उसके ऊपर जो आपकी जो डेट सर्विसिंग तो एक तरफ है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी नया कर्जा लेके इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। उसके अंदर आप मुझे बताएं कि उसके अंदर बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आप बताएं ना कैसे हो सकता है? हम क्या कहें? IMF कहता है भाई बात सुनो, ये 60 रुपए बढ़ाओ, यहाँ 40 रुपए बढ़ाओ, यहाँ 50% बढ़ाओ। बोलते जी सर, वो बढ़ा देते हैं। ये उन्होंने यही काम किया है। और ये मुझे तो मोइन कुरैशी की गवर्नमेंट याद आ रही है। ये वो सिंगापुर में सोए हुए थे, फिर आए और यहाँ उन्होंने वो सारे काम 3 महीनों में कर दिए जो सारी पॉलिटिकल हुकूमतें करने में डरती थी। जो है ना, ये उन्होंने डॉलर को भी पता नहीं 50% बढ़ा दिया था, गैस बढ़ा दी थी, 30% गैस उस जमाने में पहली दफा बढ़ी थी जो मोइन कुरैशी साहब आए थे, उन्होंने बढ़ाई। मुझे ये तो सेम टू सेम ऐसे ही सिनेरियो लग रहा है कि गवर्नमेंट क्या इस काम। बट ये जो लोग इस वक्त हुकूमत वक्त में वो तो कह रहे थे कि ये बड़ा जाती हो रही है, प्राइस बढ़ाई जा रही है। अभी 2 महीने 3 महीने पहले की बात है और अब जो है उनकी शायद कंट्रोल में चीजें रह नहीं गई हैं। नहीं, वो ये शायद उनकी सोच में ये था कि जब आप इख्तिदार में आओ तो वादे करके आ जाओ। जब इख्तिदार में आप आ गए तो अंदर जब आप देखें बस को बाहर से देखना, यार शीशे सारे बंद हैं, लगता है कि एयर कंडीशन है। जब आप अंदर बैठ जाते हैं तो पता चलता है कि एयर कंडीशन है या नहीं। ये भी यही पोजीशन है, ये एयर कंडीशन बस समझ के बैठ गए और अंदर एयर कंडीशन नहीं, हीटर चल रहे हैं। ठीक है, तो वही पोजीशन जो है ना वो यहाँ इस वक्त मुल्क की है। और मुल्क के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, मैं आपको बताऊं कि गरीब आदमी जाया करता हूँ। आपने लॉजिस्टिक, आपने मेरा फाइनेंस महंगा कर दिया, मेरी लॉजिस्टिक महंगी कर दी, मेरा आपने गैस महंगा कर दिया, मेरी बिजली महंगी कर दी। एक औसतन जो फैक्ट्री है उसके 40% अखराजात बढ़ गए। क्या 40% हमारी कौम मुतम्मिल हो सकती है? मेरा माल बिक सकता है? नहीं बिक सकता। मैं तो आपसे सवाल करता हूँ। तो बात यह कि सारे लोगों के लिए लम्हा फिक्र है, लेकिन मैं इसके अंदर हुकूमत को भी कोई बहुत ज्यादा मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता हूँ। इसकी वजह यह है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और आपसे वो कह रहे हैं कि आप बॉक्सिंग खेलो, तो आपने हाथ छुड़ाने के लिए जो कीमत होगी आप अदा करेंगे ताकि आप बॉक्सिंग के रिंग में जाके बॉक्सिंग कर सके। ठीक है, लेकिन सर इस सूरत हाल पे तो हम आ गए हैं। अब इस सूरत हाल में किसी पे हम ब्लेम करें किसकी वजह है क्या है, लेकिन इस सूरत हाल पे हम आ गए हैं। आपकी बड़ी गहरी नजर है बिजनेस एनवायरनमेंट पे, आप इकोनॉमी को भी देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं अब क्या रास्ता क्या निकालना चाहिए? देखिए, हमारा अपना जो इस वक्त जो हमारा हिसाब किताब जो हम लेके बैठे हुए हैं, ये हम आगे फैक्ट्री चलाएंगे कैसे, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स होती हैं। देखिए, एक्सपोर्ट की 6-6 महीने की कमिटमेंट्स होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है ना लोकल की जब हम कमिटमेंट्स होती है तो कम से कम 3 महीने की तो होती है। उसके बगैर तो कोई माल लेता नहीं है, नाम को काम कोई देता है। अब ये कमिटमेंट्स को जब आप 1 जुलाई से सारी चीजें बढ़ा देंगे तो मेरी कमिटमेंट कैसे मैं पूरा करूंगा? मुझे तो उसकी पहले फिक्र है। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे लोग अल्लाह ना करे बैंकरप्ट हो जाएंगे। और जो है ना जिनको मैंने माल नहीं दिया, सारा माल आज की दुनिया में कोई भी कैश में नहीं बिकता, सारी क्रेडिट लाइंस होती है। ठीक है, आप दुनिया में माल बेचते हैं वो 90 दिन और 120 दिन और 180 दिन के उधार पे बेचते हैं। लोकल में जो आप माल बेचते हैं वो तकरीबन आप समझे कि 90 दिन का उधार बेचते हैं, लेकिन 1 साल में पैसे आते हैं। ठीक है, वो टूट के सामने बैठा है जी दे रहा हूँ फलाना। तो ये हालात में मेरे पैसे उसके पास हैं, मैं इसको डिलीवरी नहीं दे सकता इसलिए कि 40% बढ़ गया। जो मेरे कमिटेड माल है उसके ऊपर मैं 40% मुझे क्यों बढ़ा के देगा? जो बढ़ा के नहीं देगा तो सिनेरियो ये है कि अल्लाह ना करे ये जो ना कराची के साथ जो होने वाला है। पंजाब में अभी भी इसलिए माशाल्लाह ये है कि अल्लाह की मेहरबानी हमारा मुल्क ही है, लेकिन वहाँ जो है ना पानी का खर्च नहीं है। उस वजह से थोड़ा सा हमारा पानी का बहुत बड़ा खर्च है। यानी आप समझ लेंगे बिजली के बिल के बराबर तकरीबन पानी का बिल होता है जो वैल्यू एडेड है सेक्टर। तो वो और यहाँ फिर माफिया चल रहा है, टैंकर से खरीदना है अपने या सबसॉइल सप्लायर से खरीदना है। तो मतलब प्रॉब्लम्स कराची में बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा जो आपकी जो मोनोपोली है गैस की हो या बिजली की हो, वो जो ब्लैकमेल करते हैं वो एक अलग किस्सा है। तो
तो मतलब हालात इंतहाई खराब है। और अब जहां तक हम चल सकते थे हमने चलाया है, आगे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह चलाए रखे। और नहीं तो कैसे चलेगा सर, आप ये भी तो सजेस्ट करें, आप सजेस्ट करें। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अगर बजट में करूँ, मैं नहीं समझता कि चल सके इन हालात के अंदर। 40% अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो आप कैसे चला सकते हैं? मतलब कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें 40% नफा होता है? हम 2 से 3% नफे पे काम करते हैं। तो हुकूमत वक्त तो क्या मेजर्स लेने चाहिए जो ये 40% की कॉस्ट ये वापस से अपनी प्राइसेस को, पेट्रोल की, गैस की, पावर की? नहीं, वापस तो मेरा ख्याल है कि नहीं ले सकते, लेकिन उनको जो है ना आगे कॉस्ट ऑफ जो बाइंग पावर है उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है। कोई नई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके आने चाहिए। ठीक है। जिसके अंदर आप सोलर के ऊपर सब्सिडी दे दें, ठीक है। विंड की व्हीलिंग कर दें कि जब मैंने विंड का एक वहां लगाया, एक पंखा लगाया और मेरे को वहां मैंने ग्रिड पे दिया और मुझे यहाँ अपनी फैक्ट्री में मिल जाए, जो कि इंडिया की पॉलिसी है, तो उससे जो है ना बिजली के अखराजात कम होंगे। गैस को कम करने के लिए डोमेस्टिक की गैस की सप्लाई बंद कर दी जाए, और क्योंकि 40% वहाँ वेस्टेज है, और उसको जो है ना आप इंटरनेशनल टेंडर करके 4 कंपनियों को बुला लें और वो एलपीजी सप्लाई करें रेसिडेंसेज में। फिर रेसिडेंस के अंदर जो जितने गीजर्स लगे हुए हैं उनको सोलर पे कन्वर्ट करें। ये चीजें करके फिर इस गैस को जब आप इधर से आएंगे तो इंडस्ट्री में जो लॉसेस है वो 4% है। तो आपको ये टोटल लॉसेस का जो इस वक्त जो बढ़ा है 40%, इसमें से ये 30% कम कर सकते हैं इन तमाम मेजर्स को लेकर। और ये देखें इस वक्त जो है ना बड़ा क्राइसिस की सिचुएशन है। पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू द वर्स्ट ऑफ द इकोनॉमिकल क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस। तो ये जो इस वक्त जो हो रहा है हमको कोई, अब मैंने परसों तरसों सुना क्योंकि पेट्रोल की एलसी हमारी नहीं खुल रही, और जो है ना वो पेट्रोल की एलसी नहीं खुलेगी तो हम क्या करेंगे? वो बातें सारी अगर आप देखते हैं और इस मुल्क को देखते हैं, फिर इस मुल्क के लोगों को देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता होगा क्या। देखिए मैं और आप तो शायद सर्वाइव कर जाएं, लेकिन मास्टर्स तो नहीं कर सकते। तो इसका रिजल्ट जो है वो अल्लाह ना करे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एनार्की, एनीथिंग कैन हैपन। नहीं तो ये जो पॉलिटिकल जुबैर साहब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इतनी जो आप बात कर रहे हैं, आपने बड़ी वैलिड बातें की कि इस तरह अगर सोचा जाए तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को सोचने का इसमें टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो अपनी सर्वाइवल की जंग जो लड़ रही जगह। मसला जो इस वक्त जो ये शुरू हुआ है वही पॉलिटिकल टर्मोइल से है। ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है, हमने तो डिमांड की है सारे पाकिस्तान ने मिलकर, और ये परसों इस्लामाबाद में हमने किया है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में बैठ के साइन कर सकते हैं आपस में, तो आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों साइन नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली। ताकि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो इकोनॉमी को खराब न करे। मैंने उनको ये भी कहा कि इटली के अंदर 1988 में एक कैलेंडर ईयर में 11 हुकूमतें बदली, इकोनॉमिक पॉलिसी का एक जर्रा भी बदला नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक चार्टर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान साइन हुआ था। दे वेंट एज इट इज, और मुल्क को कहीं नुकसान नहीं हुआ। हमारे यहाँ अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें, सारी की पार्टियां भी जो 13 तो एक ही जगह पे बैठी हैं, एक बाहर है, जमात इस्लामी बाहर है, तो ये भी बैठ के अगर साइन कर लें, तो मेरा ख्याल है कि हम इस मुल्क को फिर अभी तो नहीं, शॉर्ट टर्म एडहॉक तो कुछ भी नहीं होगा, और हमको ये सफर करना पड़ेगा जो इस वक्त जो हालात हैं। और ये अगला 1 साल जो है इसमें तो इंतहाई खराब खबरें हैं। और अच्छा, हम टैक्स की तरफ आते हैं। अगर आप देखें पॉइंट ऑफ सेल है, आप क्या समझते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होने से कोई बेहतरी आएगी, या हुकूमत को इस पर कोई रिविजिट करना चाहिए, या इससे ये वे फॉरवर्ड यही है पॉइंट ऑफ सेल? देखिए पॉइंट ऑफ सेल वाला जो मामला है ना, उसको अगर आप किसी ट्रेड कम्युनिटी से डिस्कस करें तो बेहतर होगा, लेकिन ये सारे मेरे पास आते हैं और मैंने उनके लिए लड़ाई भी लड़ी है कि भाई ये जो आपने जो पीओएस लगाए हैं उनके अंदर जो छोटी दुकानें हैं, इनकी हमारी इनसे बात हुई थी, या जो आप एयर कंडीशन हो तो उसको आप लगा देते हैं, उसका कारोबार नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, तो अगर आप उसको न लगाएं और वहां कोई फिक्स टैक्स दे दें। आज भी अगर आप पीओएस की बात करते हैं तो मेरी नजर में 10% लोगों के पास भी अभी तक पीओएस नहीं लगा। तो 90% लोग जो सफर कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप मुझसे कह रहे हैं कि आप हमसे करा दें, हम फिक्स टैक्स देने को तैयार हैं। सही है। दुकान के साइज के हिसाब से ले लें, ये बहुत बड़ा क्वांटम होगा पैसों का, क्योंकि लाखों दुकानें हैं, और अगर हम उसके साथ पीओएस के साथ अगर छोटी दुकानों को रियायत दे दें और बड़े लोगों को जो है ना पीओएस पे रखें, जो पहले भी थे, आप वो 0 देते थे और ये 13% देते थे। अगर आइडियाज की आप बात करते हैं, कोई और उसकी बात करते हैं, तो सुपर स्टोर्स की बात करते हैं, तो वो 13% सेल्स टैक्स देते थे पीओएस के ऊपर, और बाजू वाला जो इनके छोटी दुकान वाला था वो जो है ना वो 0 देता था, कुछ भी नहीं देता था। ग्रोथ तो आइडियाज नहीं किया ना, वो छोटे दुकानदार तो बेचारा आज भी वहीं बैठा है, तो उसके अंदर तो मतलब वो उसकी ग्रोथ ब्रांड्स के साथ है, वो बिल्कुल सिंपली एक डिफरेंट
डायनामिक्स हैं उस बॉल गेम की, जिसमें ट्रेड मार्क्स हैं। ठीक है। तो ये जो बगैर ट्रेड मार्क के जो लोग हैं, इनके ऊपर रहम करना चाहिए। और रहम इसलिए नहीं करना चाहिए कि छोटे हैं या फलाना है, रहम इसलिए करना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास ना मशीनरी है, ना इतने ये सब तक पहुंच सकते हैं। इसलिए उनको फिक्स टैक्स की रिजीम बनाकर उनसे फिक्स टैक्स लेकर अपनी इनकम में इजाफा करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपका मौका आ गया। नाज़रीन, हमने देखा हमारे साथ मौजूद थे बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी और इकॉनमिस्ट भी मौजूद थे, जिन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में बात की कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है और इस वजह से इस वक्त हुकूमत को आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन लेके आने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो आज तक नहीं की गई, ताकि बिज़नेस के लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए और टैक्स के निज़ाम को भी बेहतर तौर पे और बड़ा एक जिसे कहना चाहिए आपको ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए जिससे रेवेन्यू भी आए, बिज़नेस कम्युनिटी को भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो, और इसके लिए ऐसा फार्मूला इवॉल्व करना चाहिए जो दोनों के लिए विन विन पोजीशन हो। अब जब तक रेवेन्यू हमारा जनरेट नहीं होगा, इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, ये बात पे सब मुत्तफ़िक हैं। लेकिन रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। और हम कोशिश करते रहेंगे कि अपनी प्रोग्राम में उनको इस बात पे आगाही देते रहें कि किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या ऐसी पॉलिसीज़ कर सकते हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी एक्सेप्टेबल हों, जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भी हों और टैक्स के निज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हों, ताकि टैक्स का जो हमारा नंबर ऑफ़ फाइलर्स हैं वो बढ़ सकें, रेवेन्यू बढ़ सके। हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं और मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि आप आज न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप प्रोग्राम हमारा देख सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।